हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास नाइन्थ के मैथमेटिक्स बुक का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन मतलब होता क्या है। आप लोगों ने मैथ्स में मेनली हम लोग मैथ्स में 3 टाइप के इक्वेशंस पढ़ते हैं। ठीक है, एक हम लोग पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन, इसके बाद हम लोग एक पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके बाद हम लोग एक पढ़ते हैं क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, अब होता क्या है, ये सारी इक्वेशंस होती क्या हैं। तो अगर हम लोग क्यूबिक इक्वेशन की बात करें तो क्यूबिक इक्वेशन में हमारे पास जो इक्वेशन होती है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो 3 होती है। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अगर इस इक्वेशन को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर जो मेरी हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 3 है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। वैसे ही अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है, 2 होती है। जैसे x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। ये सारे सिर्फ एग्जाम्पल हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जो x है इसकी पावर क्या है, 2 है, मतलब जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। यहाँ पर एक और x है मेरे पास, पर इस x की पावर 1 है। ठीक है, तो जो हाईएस्ट पावर 2 होती है हम लोग उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हाईएस्ट पावर 3 होती है तो हम लोग इसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। वैसे ही अगर मेरे पास कोई ऐसी इक्वेशन हो जहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ 4x प्लस 5, तो ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो x है उसकी पावर कितनी है, 1 है। वैसे ही अगर हम लोग एक और एग्जांपल लें, तो जैसे अगर हम लोग ले रहे हैं x प्लस 2, तो ये भी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। क्योंकि मेरे पास जो x है या फिर जो वेरिएबल है इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है, सॉरी 1 है। ठीक है, और अगर कुछ लेना हो तो जैसे हम लोग ले सकते हैं y प्लस 6, तो इस कंडीशन में भी मेरे पास जो वेरिएबल है y, इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो ये क्या रहेगा, एक लीनियर इक्वेशन रहेगा। तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में हम लोगों को क्यूबिक इक्वेशंस नहीं पढ़ने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ हम लोगों को लीनियर इक्वेशंस पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई लीनियर इक्वेशन की। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं तो मेरे पास लिखा हुआ है 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स मतलब हमारी जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में ऐसा कोई भी नंबर या ऐसा कोई भी डिजिट जहाँ पर जो क्या होता है, बार बार चेंज होता है, जिसके जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, और भी नंबर्स रख सकते हैं। जैसे जैसे हम लोगों ने ये एग्जांपल लिया था ना, तो इसी एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में मेरे पास फर्स्ट जो टर्म है वो है 4x और दूसरा जो टर्म है 5। ठीक है, ये दोनों टर्म को अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास जो 5 है, इस 5 के साथ कोई और अल्फ़ाबेट नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो मेरे पास 4 है, इस 4 के साथ एक अल्फ़ाबेट है x। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर इस x की जगह डिजिट रख सकते हैं चेंज करके। जैसे 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, ना। ऐसे हम लोग कितने भी नंबर्स यहाँ पे रख सकते हैं। और हम लोग जितने बार भी इस x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे हम लोगों को टोटल जो आंसर है उसकी वैल्यू अलग अलग मिलते जाएगी। तो ऐसा कोई भी डिजिट अगर हमारे पास होता है जब हम लोग उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। जनरली अगर आपको इक्वेशन में वेरिएबल देखना हो तो आप कैसे समझ सकते हो कि जो भी आपका अल्फ़ाबेट होता है वही क्या होता है, आपका वेरिएबल होता है, और जो नंबर्स होते हैं वो वेरिएबल नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मेरे पास x लिखा हुआ है, तो x मेरा वेरिएबल है। लेकिन अगर मैं इस 5 की बात करूँ तो 5 के साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, इस वजह से ये क्या है मेरा, ये मेरा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और ये x जो है ये मेरा वेरिएबल है। लेकिन वेरिएबल के आगे जो कुछ भी लिखा हुआ होता है, जैसे वेरिएबल के आगे अभी मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो 4 क्या रहेगा मेरा, 4 मेरा रहेगा कोफिशिएंट। तो अगर x का कोफिशिएंट, अगर हम लोगों को कोई पूछता है कि x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज को। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.1।
तो इस एक्सरसाइज में जो हमारे पास क्वेश्चन है, पहले हम लोग उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। हम लोग एक नोटबुक खरीदने जा रहे हैं और एक पेन खरीदने जा रहे हैं। तो जो नोटबुक है उसकी जितना भी कॉस्ट है वो पेन से कितना है, ट्वाइस है, मतलब पेन का डबल है। आगे क्या बोल रहा है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। आपको हिंट में क्या दिया हुआ है कि आपको जो नोटबुक है उसकी कॉस्ट x माननी है और पेन की कॉस्ट y माननी है। तो जो क्वेश्चन में लिखा हम लोग उससे स्टार्ट करते हैं। हम लोग को क्या बोल रहे हैं सबसे पहले कि जो हमारे पास नोटबुक है उसकी कॉस्ट x माननी है। तो हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू एक्स। तो वैसे ही अगला क्या हो जाएगा, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू वाई। आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि नोटबुक की जो कॉस्ट है एक्स वो इस पेन की कॉस्ट का डबल है। तो अगर कभी भी हम लोगों को कोई इक्वेशन बनानी होती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों वेरिएबल को पहले साथ साथ लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है। अब अगर मैंने ये लिख दिया हूँ, ये एक इक्वेशन लिख दिया हूँ कि एक्स इज इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा एक्स है वो वाई के इक्वल है ना। मतलब मेरा जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो कॉस्ट ऑफ पेन के बराबर है। जितने रुपए की नोटबुक है उतने ही रुपए का पेन है। पर क्या एक्चुअली में ऐसा क्वेश्चन में दिया है, ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि जो नोटबुक है वो इस पेन का डबल है। ठीक है, इसको हम लोग को डबल बनाना है। अगर इसको डबल बनाना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, टू का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर हम लोगों को टू का मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करना है, हम लोगों को टू का मल्टीप्लाई कहाँ करना है, यहाँ पर करना है। हम लोग टू का मल्टीप्लाई वाई में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जो वाई है, वाई क्या है, मेरा पेन की कॉस्ट है और पेन की कॉस्ट जो है वो डबल होनी चाहिए। ठीक है। हम लोगों को बोल रहा है कि जो हम लोगों का नोटबुक है उसका प्राइस पेन के प्राइस का डबल होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने इसमें डबल का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे डबल का तो ये जो मेरा नोटबुक है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है। हम लोगों ने बीच में इज इक्वल टू लगाया है। हम लोगों ने अगर बीच में इज इक्वल टू लगाया है इसका मतलब हम लोगों ने ये लिखा है कि मेरे पास जो नोटबुक है और जो पेन है वो दोनों इक्वल है। अब अगर बीच में इज इक्वल टू लगाए मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होना चाहिए, LHS और RHS इक्वल होना चाहिए। तो LHS और RHS इक्वल कब होगा, जब ये दोनों की वैल्यूज़ हम लोगों को इक्वल लिखेंगे। नोटबुक के जगह पर हम लोगों ने x लिख दिया, पेन के जगह पर हम लोगों ने y लिख दिया, लेकिन ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब आप टू का मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे, तभी आपको ये जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट का डबल मिल पाएगी। अगर आपने गलती से टू का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, अगर आपने गलती से ऐसा लिख दिया 2x इज इक्वल टू वाई, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपका जो नोटबुक की वैल्यू है वो y से और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ये तो हम लोगों का क्वेश्चन से हम लोग अलग चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इज इक्वल टू लगा हुआ है। ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस जो होते हैं और जो एज वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो एज वाले क्वेश्चंस हम लोगों को कभी कभी देखने को मिलते हैं, उन दोनों में हम लोगों को क्या चीज़ याद रखनी होती है कि बीच में इज इक्वल टू लगा हुआ है, और अगर बीच में इज इक्वल टू लगा हुआ है तो LHS और RHS हमेशा कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग के पास इक्वेशन मिल रही है वो क्या मिल रही है, अगर चाहो तो इसमें क्या कर सकते हो, इसमें किसी एक डिजिट को एक साइड ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मेरे पास 2y लिखा हुआ है तो हम लोग इस 2y को इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जब हम लोग इस 2y को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो इसकी अभी जो इसका जो साइन है वो क्या है, इसका साइन है प्लस। जब ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और ये हम लोगों की इक्वेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी इन ईच केस। आपको जो इक्वेशन दी हुई है उस इक्वेशन को आपको इस फॉर्म में लिखना है,
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखना है और आपको क्या करना है, कंपेयर करना है कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 और 5 के ऊपर बार लगा हुआ है। आपको करना क्या है, इस इक्वेशन को चेंज करना है या फिर कन्वर्ट करना है किसमें, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। मतलब इक्वेशन के राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए और जितनी भी चीज़ें हैं, आपका ए हो गया, आपका बी हो गया, आपका सी हो गया, ए बी सी, वो सारा किधर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को देखते हैं तो मेरे पास यहाँ पर जो दो टर्म्स लिखे हुए हैं ये तो लेफ्ट हैंड साइड में है, पर ये वाला जो टर्म है 9.35 ये कहाँ पर लिखा हुआ है, राइट में लिखा हुआ है। तो हम लोगों को करना क्या है, इसको उठाकर इधर साइड रखना है। ये यहाँ पर पॉजिटिव साइन के साथ है, जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग इस इक्वेशन को वापस से क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार, और यहाँ पर क्या आ गया, इज इक्वल टू करके 0। अब आपको करना क्या है, अभी हमारी इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में चेंज हो गई है। अब हम लोगों को सिर्फ करना क्या है, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, ये हम लोगों को बताना है। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास है ए एक्स और यहाँ पर है मेरे पास 2x। अगर ये x है, x का कोफिशिएंट है a, तो यहाँ पर मेरे पास x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो मुझे a की वैल्यू क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मेरे पास है by और 3y। तो y का कोफिशिएंट b है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट है 3, तो मुझे b की वैल्यू क्या मिल रही है, 3 मिल रही है। वैसे अगर मैं लास्ट डिजिट को देखता हूँ तो मेरे पास है c, एक कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पर मेरे पास -9.35 बार, ये भी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो सी की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, -9.35 बार। हम लोगों को इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारे पास x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, आपको इस फॉर्म में चेंज करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर सारी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में और इज इक्वल टू करके 0 है, वैसे ही मेरे इक्वेशन में भी सारी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में इज इक्वल टू करके सिर्फ 0 है। तो मुझे यहाँ पर कुछ भी चीज़ ट्रांसपोज करने की ज़रूरत नहीं, जैसा हम लोगों ने यहाँ पर किया था, है ना। हम लोग को सिर्फ करना क्या है, ए बी और सी को फाइंड करना है। तो अगर हम लोग फर्स्ट डिजिट देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर है मेरे पास ए एक्स और यहाँ पर है मेरे पास एक्स। जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ पर a है, वैसे यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो मेरे पास x के सामने कोई डिजिट नहीं लिखा हुआ है। जब कभी भी आपके पास कोई वेरिएबल हो और वेरिएबल के आगे कोई डिजिट नहीं लिखा हुआ रहता है तो हमारा जो कोफिशिएंट होता है वो 1 होता है। तो जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट है a, वैसे ही यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी वेरिएबल नहीं होता है तो 1 होता है। तो a इज इक्वल टू आ गया 1। नेक्स्ट अगर मैं y की वैल्यू चेक करता हूँ तो यहाँ पर है मेरे पास y, उसका कोफिशिएंट है b, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो y के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि अगर कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता तो हम लोग 1 लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 1 मानता भी हूँ तो 1 के साथ एक्स्ट्रा मुझे क्या मिल रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में 5 मिल रहा है। ठीक है, मुझे तो सिर्फ y को कंपेयर करना है। तो अगर ये y और y इक्वल हैं तो y के आगे जैसे b लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे y के आगे हम लोग 1 एज्यूम कर सकते हैं, पर 1 के साथ मुझे नीचे डिनोमिनेटर में 5 भी मिल रहा है, क्योंकि ये एक नंबर है, इस वजह से ये भी क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर b की जगह पर क्या लिख सकते हैं कि b की वैल्यू क्या है, माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस था इसलिए हम लोगों को यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा। कुछ कोफिशिएंट नहीं था, इस वजह से हम लोगों ने क्या लिया, 1, और नीचे मुझे क्या मिल रहा है, 5, तो यहाँ पर आ गया 5। तो b की वैल्यू कितनी होगी, -1/5। वैसे लास्ट टर्म है मेरे पास c। अब अगर मैं c को कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पर c है मेरा एक ऐसा डिजिट जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, और यहाँ पर मेरे पास 10 जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, पर एक्स्ट्रा में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -10। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग के पास दिया हुआ है -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसको भी क्या करना है,
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, इस फॉर्म में चेंज करना है। तो जैसे इज इक्वल टू में ज़ीरो है वैसे यहाँ पर इज इक्वल टू में ज़ीरो नहीं है, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, इस वजह से हम लोग इस 6 को यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो मेरी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, मेरी इक्वेशन चेंज हो जाएगी -2x प्लस 3y। ये 6 यहाँ पे पॉजिटिव है, जब इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया -6 इज इक्वल टू ज़ीरो। अभी इक्वेशन कंप्लीट हो गई है, इसके फॉर्म में चेंज हो गई है। अब हम लोगों को क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पर x के जगह पर x के आगे क्या लिखा हुआ है a, और यहाँ पर x के आगे क्या लिखा हुआ है -2, तो हम लोगों को a की वैल्यू क्या मिल गई -2। नेक्स्ट y के आगे जैसे b लिखा हुआ है, यहाँ पर y के आगे क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, तो b की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। लास्ट मेरे पास है c जो जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, और यहाँ पर है मेरे पास -6 जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो c की वैल्यू कितनी हो गई -6 हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हम लोग को दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3y। इसको भी क्या करना है, सेम टू सेम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसमें चेंज करना है। तो सबसे पहले तो इज इक्वल टू करके राइट हैंड साइड में ज़ीरो होना चाहिए। अगर कुछ और होता है तो हम लोगों को क्या करना है, इसको उठाकर इधर रखना है। ये अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मुझे जो इक्वेशन है वो क्या मिलेगी, x माइनस 3y इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये चेंज हो गया है। अब हम लोगों को करना क्या है, a b और c की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले चेक करते हैं a, x के आगे जैसे a लिखा हुआ है वैसे यहाँ पर x देखेंगे, x के आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। जब कभी भी कुछ नहीं होता तो हम लोग क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है 1। नेक्स्ट अगर मैं b को कंपेयर करता हूँ तो y के आगे जैसे यहाँ पे b लिखा हुआ है वैसे यहाँ पर y के आगे क्या लिखा हुआ है -3, तो मुझे b की वैल्यू क्या मिल रही है -3। लास्ट अगर मैं c को चेक करता हूँ तो c मेरा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। लेकिन इस इक्वेशन में ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है मेरे पास, या ऐसा कोई भी टर्म नहीं है मेरे पास जो कि कैसा हो, कांस्टेंट हो, जिसके पास वेरिएबल ना हो। यहाँ पर भी मेरे पास वेरिएबल है, यहाँ पर भी मेरे पास वेरिएबल है। तो क्योंकि ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, c को 0 मान लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 2x इज इक्वल टू -5y। इसमें भी सेम टू सेम आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करना है। तो इज इक्वल टू के आगे क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे कुछ और टर्म है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको उठाकर लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे। इसका साइन यहाँ पर माइनस है, जब हम लोग इसको इधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम लोगों को करना क्या है यहाँ पर, तो अभी हम लोगों को यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ए देख लेते हैं। यहाँ पर x का कोफिशिएंट है a, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो a की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, तो यहाँ पर आ गया 2। नेक्स्ट है मेरे पास y इज़ इक्वल टू बी, और यहाँ पर है y इज़ इक्वल टू 5, मतलब y का कोफिशिएंट b, y का कोफिशिएंट 5, तो b की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर है c जो कि एक कांस्टेंट टर्म है। लेकिन अगर हम लोग इस इक्वेशन में चेक करें तो ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है जो कांस्टेंट हो, जिसके साथ वेरिएबल ना हो। यहाँ पर दोनों के साथ वेरिएबल हैं, तो क्योंकि ऐसा कोई टर्म नहीं है, ऐसा कोई डिजिट नहीं है, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, सी की वैल्यू 0 ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में भी सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इसमें। तो राइट हैंड साइड में इज इक्वल टू करके 0 होना चाहिए, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में इज इक्वल टू करके 0 है। तो हम लोगों को इस इक्वेशन में कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, ये इक्वेशन ऑलरेडी कंप्लीट है। अब हम लोगों को करना क्या है, ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ए देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक्स का कोफिशिएंट है ए, वैसे यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया 3। नेक्स्ट अगर हम लोग बी को देखते हैं तो वाई के यहाँ सामने यहाँ पे लिखा हुआ है बी,
और यहाँ पर मेरे पास ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है जहाँ पर मेरे पास वेरिएबल y मिल रहा हो। ठीक है, तो b के लिए अभी खाली रहने देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं c। तो c मेरा एक ऐसा डिजिट है जो कि कैसा है, वेरिएबल नहीं है इसके पास, मतलब ये कांस्टेंट है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास है 2 जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो जैसे यहाँ पर c लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो हम लोग c की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो मुझे a मिल गया, c मिल गया, लेकिन b नहीं मिल रहा है। b क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन हम लोगों को क्वेश्चन में दी हुई थी, उस इक्वेशन में ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जहाँ पर b वेरिएबल लिखा हुआ है। इस वजह से b की y वेरिएबल लिखा हुआ है, उस वजह से जो मेरा b है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में चेंज करना है। मतलब इज इक्वल टू करके राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। इक्वेशन में भी इज इक्वल टू करके राइट हैंड साइड में 0 है, तो ये जो इक्वेशन है वो कंप्लीट है, इसमें अपन को कोई चेंजेस नहीं करने हैं। नेक्स्ट ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ए। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सेम टू सेम जैसे मुझे पिछले इक्वेशन में वेरिएबल y नहीं मिल रहा था, वैसे इस इक्वेशन में वेरिएबल x नहीं है। ठीक है, तो a की जगह भी खाली रहने देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं b। तो यहाँ पर है मेरे पास y का जो कोफिशिएंट है वो है b, वैसे ही मुझे मिल गया यहाँ पे y, और y के सामने कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। तो यहाँ पर b की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, 1 हो गई। नेक्स्ट अगर मैं c को देखता हूँ तो ये है मेरा c जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं होता है, वैसे यहाँ पर मुझे मिल रहा है -2, इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो c की वैल्यू क्या हो गई, -2 हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करता हूँ तो मुझे x नहीं मिल रहा है, और क्योंकि x नहीं मिल रहा है इस वजह से e की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, 5 इज इक्वल टू 2x। आपको करना क्या है, सबसे पहले ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 अपने इक्वेशन को इस इक्वेशन में चेंज करना है या इस फॉर्म में चेंज करना है। तो इज इक्वल टू करके राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर मेरे पास इधर भी कुछ ना कुछ डिजिट लिखा हुआ है और इधर भी कुछ ना कुछ डिजिट लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2x को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि 2x x में क्या लगा हुआ है, वेरिएबल लगा हुआ है। तो जनरली वेरिएबल जो रहता है हम लोग उसको चेंज नहीं करते हैं। तो इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो 5 जो कांस्टेंट डिजिट है इसको हम लोग उठाकर इधर रखेंगे। ठीक है, अब ये जो 5 है इसके सामने पॉजिटिव लगा हुआ है, मतलब साइन पॉजिटिव है। जब मैं इसको इज इक्वल टू के इधर लेकर जाऊँगा तो पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस 2x को हम लोगों ने चेंज नहीं किया है, इस वजह से यहाँ पर रहेगा 2x। ठीक है, और 5 को हम लोगों ने इधर रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5, क्योंकि ये पहले प्लस था अभी क्या हो गया, माइनस हो गया। अब इज इक्वल टू के इधर साइड कुछ बचा नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो हम लोग की जो इक्वेशन थी वो अब इस फॉर्म में आ गई है। अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास x लिखा हुआ है और x का कोफिशिएंट है a, वैसे ही मेरे पास यहाँ पर x लिखा हुआ है और x का कोफिशिएंट है 2, तो a की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 2। नेक्स्ट अगर हम लोग b को देखते हैं तो यहाँ पर है y और y का कोफिशिएंट है b, पर मेरे इस इक्वेशन में y नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, और क्योंकि y नहीं लिखा हुआ है इस वजह से मुझे b मिलेगा नहीं, तो b को अभी रहने देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं c क्या होता है, एक ऐसा डिजिट होता है जो कि कांस्टेंट होता है। तो मेरे इक्वेशन में ऐसा कौन सा डिजिट है जो कांस्टेंट है, ये है -5, क्योंकि -5 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ना ही x है ना ही y है। तो -5 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, इस वजह से हम लोग उसको c की जगह पे लिख सकते हैं। पर b की वैल्यू मुझे नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि मेरे इक्वेशन में y नहीं लिखा हुआ है। तो क्योंकि मेरे इक्वेशन में y नहीं लिखा हुआ है इसलिए हम लोगों ने b क्या ले लिया, 0 ले लिया। तो यहाँ पर जो हम लोगों की एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 4.1 ख़त्म होती है। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे।